जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के 25 शानदार प्रश्न। आज का प्रैक्टिस सेट 2 है और प्रैक्टिस सेट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप RRB ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई की बात करते हैं मित्रों, क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। भार की जो एसआई इकाई है मित्रों, एसआई मात्रक है, वह क्या है? न्यूटन। आपने याद रखना है। न्यूटन क्या है मित्रों? ये भार की एसआई इकाई है, या इसको मात्रक भी कह सकते हैं। भार की एसआई मात्रक क्या है मित्रों? न्यूटन। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्न में से डॉट डॉट अदिश राशि नहीं है। प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, निम्न में से डॉट डॉट अदिश राशि नहीं है। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई या फिर बल। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लंबाई। लंबाई क्या है मित्रों? एक अदिश राशि नहीं है। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, क्षारक लाल लिटिमस विलयन को परिवर्तित करता है। क्षारक जो अम्ल होता है वह लाल लिटिमस विलयन को परिवर्तित करता है, यानी किस रंग में क्षारक लाल लिटमस पेपर को परिवर्तित कर देता है? हरे रंग में, नीले रंग में, रंगहीन में या पीले में? क्वेश्चन नंबर 3 है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, नीले रंग में इसको परिवर्तित कर देता है। किसमें? क्षारक जो होता है मित्रों वह लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। मरकरी जो है मित्रों सामान्य ताप पर क्या है मित्रों? ये द्रव हो जाती है। आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखना है। और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से स्टार बना लेना है इस क्वेश्चन पे। आगे बात करेंगे, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। गैलन सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आयतन के माप के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे, कुछ राशियों के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सभी लोग क्वेश्चन पर स्टार बना लेंगे और इंपॉर्टेंट करके इसको नोट करेंगे। कुछ राशियों के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इसको सदिश राशि कहा जाता है। आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अगर प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल का जो प्रभाव है मित्रों वह किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिबल का प्रभाव। आगे बात करते हैं, किस उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या भू स्थिर उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ी है? उपग्रह का आवर्तकाल होगा। किसी उपग्रह के कक्ष की जो त्रिज्या है मित्रों भू स्थिर उपग्रह के कक्ष की त्रिज्या से 16 गुना बड़ी है, उपग्रह का आवर्तकाल होगा। यानी उपग्रह का आवर्तकाल कितने दिन का होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 64 दिन का उपग्रह का आवर्तकाल होगा। आपने याद रखना है, यानी 64 डेज। अगला प्रश्न है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस, विद्युत विघटन, आयोनीकरण, ऑक्सीजन।
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आस्मोसिस। क्या कहते हैं? आस्मोसिस कहा जाता है, आपने याद रखना है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को आस्मोसिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कार्य। क्या होता है इसमें? केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। किसमें? कार्य में। आगे बात करेंगे, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी धावन सोडा। धावन सोडा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। सभी लोग स्टार बनाएंगे और इसको इंपॉर्टेंट करके क्या करेंगे? नोट करेंगे। निम्नलिखित में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ठोस। ठोस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है मित्रों वह अधिकतम होता है, आपने याद रखना है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हमको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। बी ऑप्शन है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। सी ऑप्शन है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ऑप्शन डी दे रखा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो हमारा मित्रों गलत जो कथन है मित्रों वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? स्थिर अवस्था में होते हैं? नहीं, पदार्थ के कण गतिशील रहते हैं। कैसे मित्रों? गतिशील रहते हैं। मतलब गतिशील क्या, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? आते रहते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो पता है पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, आपने याद रखना है। अगर गैस में बात करें तो क्या होता है? इनमें स्थान होता है। गैस क्या ठोस अवस्था में होती है? नहीं। तो गैस कैसी होती है? गैस अगर सिलेंडर में देखी जाए तो कैसे भरी होती है? इस तरह से गैस भरी होती है। अगर ठोस पदार्थ की बात करें तो ठोस कैसे होता है? ठोस एकदम से ऐसे ऐसे बने होंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे मित्रों? ठोस पदार्थ इस तरह से इसमें होंगे, तो वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। अगला प्रश्न है, गति का तीसरा समीकरण और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा समीकरण फिर डॉट डॉट और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति, बल, वेग या फिर समय? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए स्थिति। क्या प्रदान करता है मित्रों? स्थिति प्रदान करता है। आगे बात करेंगे, निम्न में कौन अधिकतम काम कर सकता है? निम्न में से कौन अधिकतम काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। सबसे अधिक काम कौन कर सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी गतिशील पत्थर। क्या करता सकता है मित्रों? ये अधिक काम कर सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? हमको यहाँ पर बताना है। पट्टी का रंग कैसा हो जाता है हमको यहाँ पर क्या करना है? बताना है। हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, नीला हो जाता है या फिर पीला हो जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लेंगे, द्रव्यमान को हमने यम से दिखाया है और त्वरण को किससे दिखाया? त्वरण को हमने ए से दिखाया है। गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? हमको यहाँ पर बताना है। यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो ए बटे यम मतलब त्वरण बटे द्रव्यमान, और द्रव्यमान बटे क्या है तो त्वरण,
द्रव्यमान गुणे दे रखा है तृण और तृण प्लस दे रखा है हमका द्रव्यमान, क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान गुणे तृण, यही क्या है हमारा राइट आंसर। आगे बात करेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हमको यहाँ पर बताना है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील कोई वस्तु है जिसका भार दे रखा है 22 केजी, 22 केजी भार है, वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी? यहाँ पर हमको बताना है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दे रखा 275 जूल, कितनी होगी? 275 जूल आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है अतः अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अंतः में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अंत में प्रयोग किसमें किया जाता है? दाढ़ी की घड़ी, दादी जी की घड़ी जिसको पेंडुलम घड़ी कहते हैं, कलाई में पहनने वाली घड़ी, धूप घड़ी और रेत घड़ी। तो यहाँ पर दादाजी की घड़ी या कलाई में पहनने वाली धूप घड़ी या फिर रेत घड़ी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, दादाजी की घड़ी, इसको क्या कहते हैं? पेंडुलम घड़ी भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे सामान्य रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? अगर बात करें कि एक उदासीकरण जो अभिक्रिया है उसको किस रूप में लिखा जाएगा? ऑप्शन ए दे रखा है आपका क्षार प्लस अम्ल बराबर जल प्लस गैस, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस गैस या लवण प्लस अवक्षेप। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दे रखा है क्षार प्लस अम्ल बराबर दे रखा है लवण प्लस जल, ठीक है, इस रूप में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होता है। अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो उसमें अम्ल कैसा होता है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैसा होता है मित्रों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है। अगर मधुमक्खी की बात करते हैं तो मधुमक्खी में पाए जाने वाला अम्ल है फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। मधुमक्खी में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, फार्मिक अम्ल। अगर फार्मिक अम्ल की बात करते हैं मित्रों, वह किसमें पाया जाता है? वह मधुमक्खी में आपका फार्मेलिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। आगे बात करेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यहाँ पर बताना है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। ऑप्शन आपके दे के दो वस्तुओं पर परस्पर प्रभावी बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है या ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग राइट आंसर देंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। न्यूटन गति का दूसरा नियम है मित्रों, वह बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, आपने याद रखना है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर कहता है जो पदार्थ जल के संपर्क में आता है और उसके तुरंत बाद यानी तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाल रागी कोलाइड। क्या कहते हैं? जाल रागी कोलाइड इसको कहा जाता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में सबसे पानी का शुद्ध रूप क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर मित्रों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करें। यहाँ पर ऑप्शन देख के वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल या फिर समुद्र का जल, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।